गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एम्पायर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम एस्टेट टीजीटी साइंस 2019 में जो फिजिक्स सेक्शन है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये क्लास अपकमिंग एस्टेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आपने बड़े ही पेशेंस के साथ इस क्लास को अटेंड करना है और इस वीडियो को कंप्लीट आपने देखना है। फर्दर अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी रेगुलर अपडेट्स है वो आप तक पहुंचती रहे। आपने इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, अगर आप फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के पीजीटी एस्टेट एग्ज़ाम और फर्दर जो स्टेट स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिज़िक्स और मैथ का जो पीजीटी लेवल का और उसके साथ साथ टीजीटी लेवल का कंटेंट अवेलेबल रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा सेशन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा हुआ है, टू आइडेंटिकल कॉइल्स हैं जिनके अंदर ना जो अमाउंट ऑफ करंट है उसकी वैल्यू सेम है। उन दोनों कॉइल का जो सेंटर है वो कॉमन है, लेकिन उनके जो प्लेन्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ना राइट एंगल पे अलाइन है। What is the magnitude of the resultant magnetic field at the center if the field due to one coil alone is B? अगर एक कोयल की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की वैल्यू B है तो आपने उन दोनों कोयल की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप इस सिचुएशन को डायग्रामेटिकली ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ ऐसी सिचुएशन मिलेगी। ये दो कोयल्स हैं, इन दो कोयल में से ना करंट पास कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ करंट, मान लीजिए आई एम्पियर, और इस कोयल में से भी ना सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है। अब अगर एक ना सर्कुलर कोयल में से करंट पास करे तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। सो इन दोनों के सेंटर, कॉमन सेंटर इनका एग्जिस्ट कर रहा है। और जो वो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है कि सेंटर से ना आउटवर्ड डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। सो अगर आप ना इस जो हॉरिजॉन्टल कोयल है, हॉरिजॉन्टल कोयल के केस में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अगर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड बी है जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और जो ये वर्टिकल कोयल है, अगर आप इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड भी बी है। अब ये दोनों क्योंकि कोयल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे अलाइन है तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे अलाइन है तो जो उनका ना रिजल्टेंट एग्जिस्ट करेगा, उनका जो रिजल्टेंट एग्जिस्ट करेगा वो क्या रहेगा, 45 डिग्री पे, दोनों के रिस्पेक्ट में ना 45 डिग्री पे उनका रिजल्टेंट आ जाएगा। और फर्दर उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की अगर अपना रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे, सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए बी आर से उसको आप रिप्रेजेंट करते हो, सो उसकी वैल्यू आपको क्या मिलती है, उसकी वैल्यू मिलती है आपको √2 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल कॉइल। यानी कि जो आपका ना इस केस में सेकंड ऑप्शन है √2b, दिस इज योर राइट आंसर। √2b इज द राइट आंसर। ये तो था मैंने आपको ना एक डायरेक्ट कंक्लूजन रिजल्ट से बताया। अगर आपको दो वेक्टर का रिजल्टेंट पता हो, अगर वो 90 डिग्री पे एक्ट करें और उन दोनों वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, √2 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल वेक्टर। लेकिन अगर आप इसको ना मान लीजिए अगर आप इसको ना फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो क्या बनेगी, अंडर रूट के अंदर फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उसकी वैल्यू बी है, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उसकी वैल्यू बी है, ट्वाइस ऑफ बी इंटू बी, बी स्क्वायर बन जाएगा कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, कोस 90 की वैल्यू 0 एग्जिस्ट करती है, ये पार्ट 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √2 टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सिंगल कॉइल।
सो इस तरीके से अगर आपको ना डायरेक्ट रिजल्ट पता हो तो भी आप इसको ना इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज आपको जनरल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब एग्जाम में टाइम के हिसाब से ये मतलब इसको आप एक ट्रिक बोल सकते हो, लेकिन ये चीज़ आप ना प्रैक्टिस से ही गेन कर पाओगे, क्योंकि स्मार्ट वर्क के लिए हार्ड वर्क का होना बहुत ज़रूरी है। साइंस में वैसे अगर आप ना ट्रिकी सॉल्यूशन अगर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ना एक बार कंसेप्ट क्लैरिटी मस्ट है, साथ में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपकी उस कंसेप्ट पे ग्रिप बनती है तभी आप उसको ना एक ट्रिकी वे में ना एग्जीक्यूट कर पाओगे। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे आईआईटी का एग्जाम हो गया, नीट का एग्जाम हो गया, उनको ये ट्रिक बताई जाती है क्योंकि उनका ना बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर होता है। सो वहाँ पे ये ट्रिक एग्जीक्यूट हो सकती है। तो इसलिए आपको ना पहले कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा, तभी आप इन ट्रिक को एग्जीक्यूट कर सकते हो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस आपको गिवन है एक पार्टिकल की। अब मीन पोजीशन पे ये सिचुएशन बतानी है कि क्या सिचुएशन पॉसिबल है। वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का आपको ना दिया हुआ है कि भी वेलोसिटी क्या मैक्सिमम होगी, एक्सेलेरेशन मिनिमम होगी, या फिर इसका रिवर्स प्रोसेस होगा, या दोनों क्वांटिटी मैक्सिमम या फिर दोनों क्वांटिटी मिनिमम। अब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर आप बात करते हो, मीन पोजीशन की इन्होंने बात की है। ये बेसिकली ना पार्टिकल की मीन पोजीशन है, इसको आप ना ओ से रिप्रेजेंट करते हो। यहां से अगर आप ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करते हो, वो ना वाई की फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस करते हो। मीन पोजीशन से इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाओगे, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब आप ना डिस्प्लेसमेंट को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस करते हो, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, या फिर आप इसको ना कोसाइन ऑफ ओमेगा टी से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। एम्पलीट्यूड ए का मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ए टाइम्स कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। अब आपको ना मीन पोजीशन पे फाइंड आउट करनी है, उसकी ना वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेसिकली। सो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ना इन्होंने ना लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस डिस्कस किया, तभी मैं आपको ना इसको ना एक डिराइव करके बताऊंगा। अगर यहाँ पे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जैसे सिंपल पेंडुलम में ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वहां पे ना जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है या जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, एंगल होता है बेसिकली। अब उसमें आप ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंपल पेंडुलम के केस में जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, जब वो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा चुका है और उसने ग्राउंड लेवल के रिस्पेक्ट में क्या ना हाइट भी गेन कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। मीन पोजीशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि मीन पोजीशन पे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे ना डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो जाता है। तो एक मोमेंटरी टाइम के लिए एक्सेलेरेशन क्या हो जाती है, मिनिमम वैल्यू एक्वायर करती है। अगर आप इसको ना डिराइव करना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए जो हमने एक्सप्रेस किया हुआ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब अगर आपको ना इसकी ना वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी के लिए आपको ना dy बाई डी टी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपको वैल्यू मिलती है ए ओमेगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। अब अगर आप इसको ना y की टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हो, कोसाइन ओमेगा टी को आपको लिखना पड़ेगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की ना इस इक्वेशन में से वैल्यू निकाल दोगे तो आपको ना वेलोसिटी की ये वैल्यू मिलती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू बनाएगी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इसको फर्दर अगर आप सोल्व करते हो आपको ये वैल्यू मिलती है ओमेगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे ये जो डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट है, डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे ना अगर आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 पुट करते हो तो जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी किसी और पॉइंट के कंपैरिजन में, और वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम्पलीट्यूड इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो इस तरीके से अपना वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलती है। फर्दर अगर आपको एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्सेलेरेशन के लिए आपको ना वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और जो आपको एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहाँ पे मिलती है वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने के बाद वो आपको बेसिकली क्या वैल्यू मिलती है, वो आपको वैल्यू मिलती है माइनस में
ओमेगा स्क्वायर वाई। अब एक्सेलेरेशन क्या होती है, ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नेगेटिव साइन के साथ। यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की आइडेंटिफिकेशन होती है कि अगर एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होएगी एक्सेलेरेशन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अदरवाइज इनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसका मतलब एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे और एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम मीन पोजीशन पे। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सेम सिचुएशन आप ना इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे भी इवेल्युएट कर सकते हो, वो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपने ये दोनों पैरामीटर इसकी ना सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है यानी कि वन डायमेंशन के अलोंग है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, बेसिकली आपने ये दोनों पैरामीटर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे इवेल्युएट करने हैं। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक हीट जो गैस के लिए एग्जिस्ट करती है, उसके लिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहला, अगर आप बात करो जो स्पेसिफिक हीट है वो ना दो टाइप की एग्जिस्ट करती है गैसेस के लिए। एक तो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको आप ना सीवी से एक्सप्रेस करते हो। और जो सीपी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उन दोनों का डिफरेंस होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर के इक्वल, जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है 8.31। अब जो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, इट हैव एनी पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, यस दिस इज ट्रू। स्पेसिफिक हीट को अगर आप डिफाइन करते हो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, जिसका बेसिकली अमाउंट क्यों होता है, यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर आपको राइज करना है, कितने डिग्री से, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, उसके लिए जो एक्सटर्नल आपको हीट की सप्लाई करनी पड़ेगी कांस्टेंट प्रेशर पे या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दो ही उसमें कांस्टेंट रखे जाते हैं, उसको क्या कहा जाएगा, स्पेसिफिक हीट कहा जाएगा। अब अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो अलग अलग होती है, तो उसकी वैल्यू ना एक मिनिमम से मैक्सिमम तक रेंज कर सकती है। सो ये पहला ऑप्शन तो ट्रू है, किसी सब्सटेंस के लिए वो वैल्यू इनफाइनाइट का मतलब है वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड हो सकती है। सेकंड है इट मे हैव नेगेटिव वैल्यू। अब नेगेटिव वैल्यू के केस में आपको ये देखना पड़ेगा स्पेसिफिक हीट की जो नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो किस केस में एग्जिस्ट करती है, फॉर सैचुरेटेड वेपर्स। ये आपको एक ना एक्सेप्शनली केस इसका याद रखना पड़ेगा, सैचुरेटेड वेपर्स के केस में ना जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू ना नेगेटिव होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या है, ट्रू है। थर्ड वन इज इट्स एग्जैक्ट वैल्यू डिपेंड ऑन मोड ऑफ हीटिंग ऑफ गैस। मोड ऑफ हीटिंग ऑफ गैस का क्या मतलब है, जब गैस का एक्सपेंशन होता है या फिर कंप्रेशन होता है तो वो किस लॉ को ओबे करती है, जैसे बॉयल्स लॉ ऑफ टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इनको किस लॉ को वो ओबे करती हैं, क्योंकि अलग अलग जो लॉ है उनमें अलग अलग जो पैरामीटर है वो कांस्टेंट रहता है, या फिर आप कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, उनमें से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट रहेगा। सो जो एग्जैक्ट वैल्यू है स्पेसिफिक हीट की वो मोड ऑफ हीटिंग पे भी डिपेंड करेगी, किस मोड से उसको ना हीट सप्लाई दी जा रही है। अब बेसिकली हीट के ये तो मोड ऑफ हीटिंग है, बेसिकली एक जैसे जो हीट कंडक्शन, हीटिंग का जो मैकेनिज्म है वो 3 तरीके से पॉसिबल होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन मेथड से। अदरवाइज इसमें अगर आप देखो तो मैंने आपको जो लॉ बताए हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता है या फिर आइसोबारिक प्रोसेस होता है या फिर आइसोकोरिक होता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से आपको जितने भी ऑप्शन वो सारे के सारे करेक्ट है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। इन तीनों को अगर आप कंक्लूड करते हो तो जो फाइनल ऑप्शन है वो आपका ट्रू है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज विद व्हाट एक्सेलरेशन शुड अ बॉक्स डिसेंट सो दैट ए ब्लॉक ऑफ मास m placed in exert force of mg divided by 4 on the floor of the box। यहाँ पे जो कैपिटल M लिखा हुआ है इसको आप ना स्मॉल m लिख लेना बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास है ना स्मॉल m है। ये बेसिकली ये क्वेश्चन बिलोंग करता है जो लिफ्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की मोशन स्टडी करते हैं। जैसे आपने लिफ्ट के अंदर ट्रेवल किया होगा, जब लिफ्ट अपवर्ड मूव करती है तो जो आप उसके अंदर एक्सपीरियंस करते हो वो क्या होता है,
अपरेंट वेट होता है वो बेसिकली, और जब वो डाउनवर्ड मूव करते हैं जो एक्सपीरियंस करते हो वो भी क्या होता है, अपरेंट वेट होता है। वो बेसिकली हमारी बॉडी पे ना रिएक्शन होता है जो फ्लोर से मिलता है। सो इस तरीके से इन्होंने ना जो सिचुएशन दे रखी है लिफ्ट के केस में, एक बॉक्स है जिसका मास स्मॉल एम है, इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में m इंटू जी, नॉर्मल रिएक्शन ऑपोजिट टू वेट एक्ट करेगा। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, अभी यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है लिफ्ट ना क्या कर रही है, डिसेंट कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको a गिवन है। अब इसमें दो डिफरेंट सिचुएशन होती है, एक तो लिफ्ट की डाउनवर्ड मोशन, एक लिफ्ट की अपवर्ड मोशन। सो ये आपको डाउनवर्ड मोशन का केस दिया हुआ है। डाउनवर्ड मोशन के केस में आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो हमको ना नॉर्मल रिएक्शन फील होता है वो क्या फील होता है, वो वेट के कंपैरिजन में ना कम फील होता है। सो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा उसका क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा, m टाइम्स एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ द लिफ्ट विद विच इट डिसेंट डाउनवर्ड। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये उस ना ये बोल रखा ना, इट एक्सर्ट फोर्स ऑफ mg/4 ऑन द फ्लोर ऑफ द बॉक्स। बॉक्स के फ्लोर पे जो क्या कर रहा है, बॉक्स जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो तो नॉर्मल रिएक्शन होता है। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, mg/4 इज इक्वल टू m टाइम्स एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g है, और a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहां से m से m कैंसिल हो जाएगा। फर्दर अगर आप इसको सोल्व करते हो g/4 इज इक्वल टू g-a। इसका मतलब अगर आप एक्सेलेरेशन को लेफ्ट साइड में लेके आओ, g/4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, g माइनस में g/4, तो ये आपके पास मिल जाएगा 3 टाइम्स g डिवाइडेड बाय 4। दिस इज द नेट डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन ऑफ दिस लिफ्ट बाय विच अ बॉक्स ऑफ मास एक्सपीरियंस दिस मच ऑफ नॉर्मल रिएक्शन mg डिवाइडेड बाय 4। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, एक ब्रास रोड का ना टेम्परेचर की वैल्यू आपको ये बतानी है कि कितना टेम्परेचर उसका हमको बढ़ाना पड़ेगा जिससे क्या हो, उसकी लेंथ के अंदर जो इंक्रीमेंट होएगा वो ना 1% का इंक्रीमेंट होगा। उसके लिए आपको ना अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू आपको गिवन है ब्रास रोड के केस में। इसमें आपको क्या कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मेटल, और अगर उसका ना वन डायमेंशन यानी कि एक लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है मेटल का, यानी कि उसकी लेंथ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल ड्यू टू द हीटिंग। अगर उसको एक्सटर्नल हीट सप्लाई की जाएगी। इनिशियली रोड है ये L, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, अगर उसको ना हीट एनर्जी सप्लाई की तो उसकी ना लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो ये जो उसकी वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा L से, और ओरिजिनल लेंथ को ना स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से ऐसा होगा। तो इसके लिए एक ना डेफिनेट फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, जो इंक्रीमेंट इन लेंथ है। मान लीजिए जो फाइनल लेंथ है आप उसको ना L1 से एक्सप्रेस कर रहे हो, L1 की वैल्यू क्या होगी, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू में जितना टेम्परेचर उसका राइज किया डेल्टा टी अमाउंट से। ये उसके लिए डेफिनेट फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। L क्या है, उस मेटल की रोड की ओरिजिनल लेंथ है, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, क्योंकि हम उसके ना वन डायमेंशन एक्सपेंशन स्टडी कर रहे हैं, एक ही उसकी लेंथ के अलोंग बेसिकली। सो ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू इन्होंने दे रखी है। अच्छा, हमको ना परसेंटेज इंक्रीमेंट दे रखा है लेंथ के अंदर, यानी कि आप ध्यान से देखो लेंथ के अंदर ना जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है उसका मतलब ये होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू आपको दे रखी है 1%। सो इस डाटा के बेस पे आपको ना क्या फाइंड आउट करना, हाउ मच इज द टेम्परेचर रेज्ड, आपको ना डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो ये परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज चेंज के लिए आपको सबसे पहले ना फ्रैक्शनल चेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, और फ्रैक्शन चेंज की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फ्रैक्शन चेंज के लिए जो लेंथ के अंदर चेंज हो गया उसमें से आपको ना ओरिजिनल लेंथ सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी। जब L को 1 से मल्टीप्लाई करोगे इधर लेके आ जाओगे, सबट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये लेंथ L ओरिजिनल है, जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और राइज इन टेम्परेचर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
ये उसके अंदर चेंज है। अब आपको इसके अंदर ना फ्रैक्शनल चेंज करना पड़ेगा, तो ओरिजिनल लेंथ से इसको आपने डिवाइड करना पड़ेगा। स्टिल इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और साथ में राइज इन टेम्परेचर। लेकिन आपको दे रखा है 1% का परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज के लिए इस क्वांटिटी को आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दोनों तरफ आपको ना इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये बन जाएगा अल्फा डेल्टा टी और मल्टीप्लाई विद 100। और ये क्वांटिटी की वैल्यू आपको दे रखी है 1%, यानी कि यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू ये दे रखी है 0.40 और उसके बाद 2, यानी कि अल्फा को आप लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻5। ये इसका यूनिट होता है पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, साथ में लिखा हुआ 100 को लिख सकते हो 10⁻²। फर्दर अगर आप इसको सोल्व करोगे आपको क्या वैल्यू मिलती है, डेल्टा टी की जो वैल्यू आपको फाइनली मिलेगी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻3। सो 10⁻³ न्यूमरेटर में जाएगा, 10⁻³ बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 10⁻³ का मतलब होता है 1000। 1000 का अगर आप हाफ कर दोगे आपको मिलता है 500 और ये आपका आएगा डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर राइज इन टेम्परेचर। सो फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और जो हमने इसमें कंसेप्ट लगाया वो भी। अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप ना मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज लीनियर मोमेंटम गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। लीनियर मोमेंटम आपको गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो ये दे रखा है p इज इक्वल टू 3t² + 4। लीनियर मोमेंटम की वैल्यू आपको दे रखी है 3t² + 4 और जिस पार्टिकल के लिए ये दे रखा है उसका मास आपको मेंशन है 2 किलोग्राम उसका मास है ऑब्जेक्ट का। इट फॉलो दैट द स्फीयर मूविंग विद, अब ये जो स्फीयर है उसकी मोशन से एसोसिएटेड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रहा है या फिर वो वेरिएबल एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रहा है या वो कांस्टेंट स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है। एक स्फीयर के साथ एसोसिएटेड लीनियर मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया हुआ है। बेसिकली अगर आप ना मोमेंटम की टाइम डिपेंडेंसी देखते हो और फर्दर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज स्टडी करते हो तो आपके माइंड में आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सटर्नल फोर्स को ऑब्जेक्ट के मोमेंटम चेंज के साथ एसोसिएट करता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। यही तो न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। अब आपको एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी है तो हमको न्यूटन सेकंड लॉ की इसमें नीड क्यों पड़ती है। बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करके आपको ना फोर्स की नॉलेज हो जाएगी। अब फोर्स और एक्सेलेरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, वहां से आपको एक्सेलेरेशन की नॉलेज हो जाएगी। एक्सेलेरेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। ये पता चल जाएगा कि एक्सेलेरेशन क्या टाइम पे डिपेंड करती है या वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाएगी। सो हमको यहां पे लगाना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो हम यहां पे लगाते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता है, जो फोर्स है फोर्स को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और फोर्स भी क्या है कि ना वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। सो आपको ना मोमेंटम का ना टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा। मोमेंटम की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 3t² + 4। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो आपको फोर्स की ये वैल्यू मिलती है 6 × t, यानी कि ये वैल्यू ना टाइम पे डिपेंड कर रही है। बेसिकली फोर्स क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। फोर्स का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपको गिवन है 2 किलोग्राम, 2 को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे 6 × t। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 6t डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ t। एक्सेलरेशन क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया हुआ आपके पास। सो ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड कर रही है। यानी कि ये क्या है, एक ना वेरिएबल एक्सेलरेशन के सिस्टम को एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन। सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा। न्यूटन सेकंड लॉ हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया और फिर फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप फाइंड से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट किया जो कि टाइम डिपेंडेंट आई है।
नेक्स्ट वन इज, ये आपको जो सिचुएशन गिवन है इसमें ना एक एम मास के ऑब्जेक्ट को एक वर्टिकल स्प्रिंग से क्या किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है। हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर ये फाइंड आउट करना है कि उसका ना टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है। बेसिकली जैसे आप ना टाइम पीरियड की वैल्यू स्प्रिंग पेंडुलम में फाइंड आउट करते हो, ये ना आप इसको ये भी बोल सकते हो, ये ना वर्टिकल स्प्रिंग है। जो स्प्रिंग पेंडुलम है वो ना वर्टिकल पोजीशन में है, उसके अंदर जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंगल होता है उसको हमने इग्नोर किया हुआ है इस सिचुएशन में। एक एम मास के ऑब्जेक्ट को ना स्प्रिंग के लोअर एंड के साथ ना हैंग किया हुआ है और उसके अंदर ना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है एक्स अमाउंट की, और मास के अंदर ना वर्टिकल ऑसिलेशन सेटअप हो गई हैं। वर्टिकल ऑसिलेशन उसके अंदर कब सेटअप हो जाएंगी, जब वो उस पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि वो एम मास का ऑब्जेक्ट ना इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए सबसे पहले अगर आप बात करो, अगर ना स्प्रिंग की ना नेचुरल लेंथ है इनिशियली, अगर आपने एम मास को सस्पेंड कर दिया तो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा, जो स्प्रिंग की लेंथ को ना नेचुरल के कंपैरिजन में ना बढ़ा देगा, स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब स्प्रिंग के अंदर ना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा ऑपोजिट टू द एक्सटेंशन या एक्सपेंशन। वो क्या करेगा, स्प्रिंग को ना उसकी नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने में हेल्प करेगा। सो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड फोर्स है और रिस्टोरिंग फोर्स है उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। सो एम मास का इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, जब उस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 कब होगा, जब टोटल डाउनवर्ड फोर्स टोटल अपवर्ड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। अगर आप इसको ना डायग्राम से एक्सप्रेस करते हो, या आपको ना इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है स्प्रिंग की, जब इसके साथ ना कोई एम मास का ऑब्जेक्ट सस्पेंड नहीं किया, लेकिन जैसे ही ना सस्पेंड किया इसके अंदर ना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, और मान लीजिए ये ना एक्स अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इसके अंदर ना प्रोड्यूस हो गई है, जब ना एम मास का ऑब्जेक्ट ना क्या किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है। ये स्प्रिंग की ना नेचुरल लेंथ है L, और ये एक्सटेंशन के बाद इसकी नई लेंथ है, मान लीजिए इसको L1 से आपने एक्सप्रेस किया हुआ है। अब इस एम मास के ऑब्जेक्ट का ना वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ऑपोजिटली ना जो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स है वो उस वेट के ऑपोजिट इसको खींचने की कोशिश करेगा। टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। आगे इसको कैसे करोगे, अगर आप ना एम मास के ऑब्जेक्ट का यहां पे डायग्राम बनाते हो दोबारा, एक तो इसमें ना डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा इसका वेट, और स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस पे अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा K इंटू एक्स, जो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स है। अगर आप इसकी इक्विलिब्रियम की बात करते हो, इक्विलिब्रियम ऑफ एम मास, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, यानी कि mg इज इक्वल टू kx। यहां से हम ना m बाई के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, m बाई के की वैल्यू आ जाएगी x डिवाइडेड बाई g। अब स्प्रिंग पेंडुलम के केस में, क्योंकि हमको ना टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्प्रिंग पेंडुलम के केस में ना टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। अब क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है, इन दोनों की रेशियो भी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो m बाई के की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। सो ये जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, ये आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है, और वो वैल्यू क्या मिलती है, 2 पाई अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई जी। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड फॉर दिस वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम। यानी कि अगर आप ऑप्शन देखो तो फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर, 2 पाई अंडर रूट से बाहर आएगा बेसिकली। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, स्प्रिंग पेंडुलम पे बेस्ड ये क्वेश्चन किया है हमने अभी। नेक्स्ट वन इज, इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल की मोशन दी हुई है। एक पार्टिकल की मोशन स्टार्ट होती है रेस्ट से, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसकी मोशन होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन है, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहां पे यूज कर सकते हैं, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास। इन्होंने कहा है कि जब टाइम t सेकंड हुआ, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो बन जाएगी, पार्टिकल स्पीड बन जाएगी 100 मीटर पर सेकंड, और उसके एग्जैक्टली 1 सेकंड के बाद जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पीड क्या है, टाइम का फंक्शन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, एक्सेलेरेशन इनटू टाइम, यानी कि वो टाइम का फंक्शन है।
अब टाइम का फंक्शन भी क्यों है, क्योंकि एक्सेलेरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन तो वेरी कर ही नहीं रहा, तो फाइनल वेलोसिटी सिंपली एक्सेलेरेशन पे डिपेंड करती है। सो नेक्स्ट उसकी स्पीड बन जाएगी 150 मीटर पर सेकंड। द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द t+1th सेकंड विल बी रिस्पेक्टिवली। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, एक तो जो उस पार्टिकल की कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहली बात, दूसरा t+1th सेकंड में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इनिशियली जो उसकी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू 0 है। इन्होंने ये कहा है टी सेकंड के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगी, 100 मीटर पर सेकंड बन जाएगी। और अब हम यहां पे कंडीशन लगाते हैं, v का फॉर्मूला आप लगाइए, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v की वैल्यू आपको दे रखी है 100 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, टाइम की वैल्यू आपको दे दी 100 मीटर पर सेकंड, सॉरी टाइम की वैल्यू आपको सिंपल दे रखी है t। आप मान लीजिए ये इक्वेशन बनना है। सेकंड सिचुएशन में फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 150 मीटर पर सेकंड। उस केस में भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन इनटू इस t सेकंड से जस्ट नेक्स्ट सेकंड के बाद इतनी फाइनल वेलोसिटी है। सो यहाँ को t को आप रिप्लेस कर दोगे t+1 से, यह आ जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 2। होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हमारा टारगेट क्या है, एक तो आपको ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम सबसे पहले इन दो इक्वेशन से ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप क्या करते हो, इक्वेशन सेकंड में से ना इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर दोगे, यहां से सबट्रैक्ट करोगे वैल्यू आएगी 50, राइट साइड में ये बन जाएगा a इंटू टी, वहां पे भी a इंटू टी है, सबट्रैक्ट करोगे और यहाँ पे बन जाएगा a। सो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50 और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली। अब हमारा ये टारगेट है कि जो ऑब्जेक्ट ना t+1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, t सेकंड के बाद डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द, वैसे वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है nth सेकंड के लिए, मैं उसको ना t सेकंड के लिए अगर लिखूं तो वो बन जाएगा u प्लस a डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस ऑफ t-1। ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है जो tth सेकंड में ट्रेवल किए हुए डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। आप बोल सकते हो nth सेकंड में, n के लिए आपको ना t को n से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हमने ये फाइंड आउट करना है t+1th सेकंड का डिस्टेंस। सो ये तो था tth सेकंड का डिस्टेंस, t+1th सेकंड के डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे फॉर्मूला में आप ना t को रिप्लेस कर दीजिए t+1 से, तो ये बन जाएगा u प्लस, अगर मैं इसको ना लिखूं, t को रिप्लेस कर दीजिए t+1 से, u प्लस a डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस ऑफ t+1 माइनस 1 स्टिल इज इक्वल टू u प्लस a डिवाइडेड बाई 2। आप इसको सोल्व करते हो आपको ये वैल्यू मिलती है ट्वाइस ऑफ t+1, ये वैल्यू मिलती है। अब हमको ना इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू तो 0 है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमको बेसिकली, क्योंकि हमारा आंसर ना एक न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म्स में आ रहा है, हमको ना यहाँ पे t की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो t और उससे नेक्स्ट सेकंड है t+1, वो कौन से टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए 10 और 11 सेकंड को, या फिर 7 और 8 सेकंड को, या फिर 13 और 14 सेकंड को। अभी हमारे पास t की वैल्यू तो है ही नहीं। अगर हमारा आंसर ना t का फंक्शन आता फिर तो हम यहाँ पे सिंपल u और a की वैल्यू पुट कर सकते थे। अब हमारा टारगेट है t की वैल्यू फाइंड आउट करना। t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्सेलेरेशन की वैल्यू आप ना यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी कि इक्वेशन 1 में पुट एक्सेलेरेशन इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहां से आपको क्या मिलता है, एक्सेलेरेशन इनटू टाइम के प्रोडक्ट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको 50 दे रखी है, टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 2 सेकंड वैल्यू आ जाएगी। सो ये जो हम ना टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं t+1th सेकंड, ये बेसिकली 3rd सेकंड के दौरान ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस है। सो आपने यहाँ पे सिंपल जो टाइम की वैल्यू पुट करनी है वो 2 सेकंड पुट करनी है। सो अगर आप यहाँ पे फर्दर पुट करते हो, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, प्लस एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 50 को 2 से डिवाइड कर दो, अब ट्वाइस ऑफ t, टाइम की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया 2 सेकंड और प्लस में आ जाएगा 1। सो ये बेसिकली 3rd सेकंड का जो डिस्टेंस है
वो कितना आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, यानी कि 125 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड ऑफ द मोशन। सो एक्सेलेरेशन का आंसर आएगा 50। एक तो हमको वो फाइंड आउट करना था, एक आपसे पूछ रखा था एक्सेलेरेशन, सॉरी डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड, उसके लिए हमको टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आपके आंसर में आना चाहिए 50 और 125। 50 और 125, तो फर्स्ट इज द रिक्वायर्ड आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने का रीजन क्या है, जो ऑब्जेक्ट की पार्टिकल की मोशन है वो बेसिकली कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ हो रही है। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हो। नेक्स्ट वन इज वेटलेसनेस, जो स्टेट एग्जिस्ट करती है, जैसे ना सैटेलाइट के केस में, जब सैटेलाइट ना एक डेफिनेट ऑर्बिट में किसी प्लेनेट के अराउंड जैसे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता, तो वो वेटलेसनेस की सिचुएशन में होता है। वेटलेसनेस की जो स्टेट एग्जिस्ट करती है वो किस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करती है, बेसिकली यहीं से आपको क्लियर हो रहा है। वेटलेस होना किसी भी ऑब्जेक्ट का, वेटलेस, वेटलेस का क्या मतलब, उसका वेट है ही नहीं, उसका वेट बेसिकली जीरो है। अब वेट जीरो होने का मतलब क्या हो सकता है, वेट का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता मास इनटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं हो सकता, यानी कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर ना या तो वो जीरो एक्सेलेरेशन को फील कर रहा है, तभी तो उसकी ना वेटलेसनेस की कंडीशन गेन की है उसने। सो इन्होंने क्या कहा कि उसका ना वेट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन उसका इनर्शिया भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहां पे इनर्शिया का क्या मतलब है, देखिए इनर्शिया भी तीन टाइप के एग्जिस्ट करते हैं। एक तो एग्जिस्ट करता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया बेसिकली मास को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया एग्जिस्ट करेगा। अब आप ये कंसीडर करके चलिए कि एक ना स्मॉल स्टोन को खींचने में जो फोर्स लगता है और एक ना लार्ज रॉक को खींचने में जो फोर्स लगता है, वो डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि रॉक का मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी उतना लार्ज हो जाएगा। तो इनर्शिया मास पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। सो वेटलेसनेस में ना इन्होंने बोला है कि वेटलेस यानी कि वेट तो उसका है ही नहीं, वेट तो बन जाएगा जीरो, लेकिन मास कभी भी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं हो पाएगा। एक ऐसी पोजीशन में उसको रख दिया जाए जहां पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो है, वहां पे भी उसका मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे अर्थ के सेंटर पे जाके बेसिकली वहां पे भी वेटलेसनेस की सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो जाती है, लेकिन ऑब्जेक्ट का मास तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मास किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट विद इन ए बॉडी, और वेट वो फोर्स है जो कोई भी प्लेनेट ना ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करता है उसको अपने सेंटर की तरफ खींचने के लिए, एग्जांपल अर्थ। सो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब इन्होंने बोला उसका वेट होगा लेकिन मास भी होगा, अब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वेट लेस लिखा हुआ तो वेट तो हो ही नहीं सकता। थर्ड वन, उसका वेट नहीं होगा लेकिन उसका इनर्शिया होगा। दिस इज योर राइट आंसर। यही हमने यहां पे प्रूव किया है कि वेटलेसनेस में वेट जीरो हो जाएगा लेकिन इनर्शिया उसके मास की वजह से होगा। और फोर तो वैसे भी क्यों इन्होंने बोला कि इनर्शिया होगा ही नहीं। इनर्शिया क्यों नहीं होएगा भाई, इनर्शिया तो होगा क्योंकि मास एग्जिस्ट कर रहा है और इनर्शिया मास की वजह से ही तो एग्जिस्ट करता है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, अब ये बेसिकली ना न्यूक्लियर रिएक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रखा है, हाउ मच मास इज कन्वर्टेड, कितना मास कन्वर्ट कर एक न्यूक्लियर रिएक्टर ना डेली कन्वर्ट कर रहा है पर डे। टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है, पर डे, यानी कि पूरे एक दिन में 24 आवर में, और 86,400 सेकंड के दौरान। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसकी आपको पावर दे दी है, यहां पे आपको ना एक ऐसी क्वांटिटी गिवन है जो कि है पावर। पावर की वैल्यू कितनी गिवन है, 10⁻³ किलो वोल्ट। अब सबसे पहले आप ना इसको वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, किलो का मतलब होता है 10⁻³ और यह जाएगा वोल्ट के अंदर। सो पावर की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास, टोटल 10⁻9 वोल्ट। अब आपको ना मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मास के लिए आपको ना एनर्जी की वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पे हम ना मास एनर्जी इक्विवेलेंस E = mc² का यूज करने वाले हैं, तो आपको एनर्जी की नॉलेज होनी चाहिए। अब एनर्जी और पावर में क्या रिलेशन है, वैसे तो एनर्जी और पावर में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन पावर और वर्क के बीच में रिलेशन होता है। पावर = रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क निकाल के हमको क्या मिलेगा,
वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। वर्क से हमको ना एनर्जी की वैल्यू मिलेगी, और फिर आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस में इज इक्वल टू mc स्क्वायर में एनर्जी की वैल्यू पुट करके आपको मास की वैल्यू मिल जाएगी। सो अब हमको यहां से फाइंड आउट करना वर्क की वैल्यू। पावर का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका मतलब अगर आपको ना वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पावर को आपको ना टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वर्क की कितनी वैल्यू आ जाएगी? पावर की वैल्यू आपको गिवन है 10⁻⁹ वोल्ट, और टाइम दे रखा आपको 1 डे। 1 डे इज इक्वल टू 886,400 सेकेंड। ये मैंने ना डायरेक्ट ही लिख लिया यहां पे, क्योंकि 1 डे के अंदर आप ना 24 आवर मल्टीप्लाई विद 60 मिनट मल्टीप्लाई विद 60 सेकेंड, तो आपके पास यही आता है 86,400 सेकेंड। ये आपके पास है ना वर्क आ जाएगा। नाउ अब हम यहां लगाएंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से जो वर्क होता है वो क्या होता है? चेंज इन एनर्जी बेसिकली। सो यहां से आप ना एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो जो आपको एनर्जी की वैल्यू मिलती है वो वैल्यू मिलती है आपको वर्क की वैल्यू के इक्वल, और वो है कितनी बेसिकली? अगर आप इसको ना डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे 8.64 मल्टीप्लाई विद, ये आपके पास बन जाएगा 11 बन जाएगा अगर आप इनको ऐड करते हो, और एक डेसिमल के नाम का भी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 10⁻12, और क्योंकि ये एनर्जी आप इसको ना जूल में एक्सप्रेस कर सकते हो। नाउ अब हम यहां पे क्या लगाएंगे? नाउ अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब यहां पे ना मास एनर्जी इक्विवेलेंस आपको लगाना पड़ेगा। मास एनर्जी इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो? mc स्क्वायर। आपको ना मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मास का क्या फॉर्मूला बनेगा? एनर्जी डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। c यहां पे किसके लिए स्टैंड कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए। तो मास की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? एनर्जी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 8.64 इंटू 10⁻, क्या वैल्यू आई थी? 12। इसको ना वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, ये बन जाएगा 9 इंटू 10⁻16, और ये आपके पास जो वैल्यू आती है बेसिकली, अभी तक हमने ना एसआई सिस्टम में डिस्कस किया हुआ, ये ना किलोग्राम के अंदर आपके पास वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू होगी कितनी अगर आप इसको फाइंड आउट करते हो? 864 डिवाइडेड बाय 9, सिंपल इसको आप लिख सकते हो 10⁻11 बन जाएगा। नहीं, ये बनेगा 10⁻10, और ये 10⁻6 ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 10⁻⁻6, स्टिल इज इक्वल टू, अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करते हो ये जाएगा 9 9 जा 81, 54, 9 6 जा 54, इंटू में क्या है 10⁻6, और ये आपके पास आंसर आता है किलोग्राम के अंदर, क्योंकि मास है ना। अब किलोग्राम के अंदर ना ग्राम कितने होते हैं? 1000, तो लिखोगे तो ये बन जाएगा 10⁻³ ग्राम, और फर्दर अगर आप इसको 10⁻³ को डेसिमल में शिफ्ट करोगे सो आपको क्या वैल्यू मिलती है? एक बार यहां से चेक करना, 10⁻10 और ये ऊपर जाके 10⁻⁻, और ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अभी हमने डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया, 2 डेसिमल इसमें लेके आएंगे 0.96, वही आपके पास आ जाएगा ग्राम के अंदर, यानी कि यहाँ पे बेसिकली 10⁻⁻2 आना चाहिए। एक बार आप इसको ना चेक कर लेना 10⁻2 किस रीजन से यहाँ पे आना चाहिए, एक बार आप इसको देख लेना। जो हमने पावर की वैल्यू यूज की थी 10⁻9, यहाँ तक ठीक था, यहाँ पे हो सकता है जब हमने वर्क की वैल्यू फाइंड आउट की थी 6.4, हमने डेसिमल के बाद ना 2 कैरी किया था यहाँ पे 2, और ये बन जाएगा 10⁻11, और ये बन गया था 13। यहाँ पे 13 आना चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि 2 9 और 2 11, और उसके बाद यहाँ पे 13 आएगा 10⁻13। फर्दर यहाँ पे अगर आप ना 13 लिखते हो, 13 ऊपर जाके ये बन जाएगा माइनस में, अच्छा 13 को फिर आपने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे 11 बन जाएगा, और 11 ये बन जाएगा -5। फर्दर यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा -5,
और फर्दर ये लिखना पड़ेगा आपको माइनस में 2, और इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज योर रिक्वायर्ड ऑप्शन। होप आपको ये जितने भी हमने इसमें कंसेप्ट यूज किया हुआ है, हमने इसमें ना वर्क एनर्जी थ्योरम का भी यूज किया हुआ है, और फिर आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन का भी यूज किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग ना एम मास को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो कितनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है, एम इंटू सी स्क्वायर। होप आपको यहां तक का कंटेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, दो लाइट सोर्स आपको गिवन है इस सिचुएशन में, दो लाइट सोर्स है, उनको ना कोहेरेंट कब कहा जाएगा? कोहेरेंट की कंडीशन हमने ऑप्टिक्स में यूज करते हैं, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में, उसमें दो वेव का ना, दो सोर्स का इंटरफेरेंस करवाते हैं। इंटरफेरेंस में ना आपको मैक्सिमा और मिनिमा का एक ना पैटर्न मिलता है स्क्रीन पे। मैक्सिमा क्या होता है, जहां पे ना क्रस्ट पे क्रस्ट फॉल करता है, ट्रफ पे ट्रफ फॉल करता है। मिनिमा कब बनता है, जब ट्रफ पे क्रस्ट फॉल करता है, फिर क्रस्ट पे ट्रफ फॉल करता है। मैक्सिमा पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है लाइट के, मिनिमा पे कंप्लीट डार्कनेस एग्जिस्ट करती है। तो वहां पे आपको ना एक ना सीक्वेंस ऑफ बैंड ऑब्जर्व होता है स्क्रीन पे। लाइट सोर्स को कोहेरेंट कब कहा जाएगा? बेसिकली या तो उन दोनों सोर्स के बीच में ना एक कांस्टेंट फेस डिफरेंस मेंटेन हो, या फिर उनके बीच में कोई भी फेस डिफरेंस ना हो, यानी कि वो दोनों एक ही फेस के अंदर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। या तो उन दोनों के दोनों सोर्स का फेस सेम हो, इसका मतलब होता है फेस डिफरेंस जीरो होना। सेकेंडली, फेस डिफरेंस को कॉन्स्टेंटली मेंटेन किया गया हो, यानी कि कॉन्स्टेंट फेस डिफरेंस। अब देखते हैं, सेम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से ना कोहेरेंस का कोई लेना देना नहीं है, ना इसकी फ्रीक्वेंसी। जो थर्ड ऑप्शन है ना, वेव है वो कांस्टेंट फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट व्हाइल डिस्कसिंग द कोहेरेंट नेचर ऑफ द सोर्स, कोहेरेंट बिहेवियर ऑफ द सोर्स। इन्होंने दे रखा है इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, इससे इंडिपेंडेंट है। दिस इज योर राइट आंसर। फॉर कोहेरेंट सोर्सेज, first one is phase difference is equal to 0. Secondly, phase difference is equal to constant. ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है, ये इन्होंने बता रखा, वे हैव कांस्टेंट फेस डिफरेंस। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, दो लाइट सोर्स हैं, उनको ना कोहेरेंट कब कहा जाएगा? अगर वो लाइट वेव एमिट कर रहे हैं, सेम इंटेंसिटी की लाइट वेव एमिट करती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की करते हैं, वे हैव कांस्टेंट फेस डिफरेंस। अच्छा, ये क्वेश्चन तो क्या रिपीट हो गया? टू लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट। ठीक है, ये तो अभी हमने डिस्कस किया ही है। नेक्स्ट वन इज, एक ट्यूनिंग फोर्क आपको गिवन है, एक ट्यूनिंग फोर्क ए है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। जो ट्यूनिंग फोर्क ए है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको कितनी गिवन है? 384 हर्ट्ज। गिव्स 6 बीट्स इन 2 सेकंड। बीट्स का मतलब होता है उसकी ना किसी दूसरे ट्यूनिंग फोर्क के साथ बेसिकली क्या होती है, अच्छा बीट में क्या होता है, बेसिकली जो वेव की सुपरपोजिशन के दौरान ना मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करते हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि एम्पलीट्यूड के अंदर जो फ्लक्चुएशन होता है 6 बीट 2 सेकंड के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, 6 बीट्स इन 2 सेकंड। इसका मतलब 2 सेकंड के अंदर नंबर ऑफ बीट की वैल्यू कितनी है? 6। इसका मतलब पर सेकंड कितनी बीट प्रोड्यूस कर रहा है? 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 बीट। ये उसकी पर सेकंड है, क्योंकि पर सेकंड को ही हमने कंसीडर करना पड़ता बीट के केस में। When sounded with another tuning fork B, अगर उसका ना दूसरी ट्यूनिंग फोर्क के साथ वाइब्रेशन होती है तो उनके बीच में ना इतनी बीट प्रोड्यूस होती है। बी दूसरे जो ट्यूनिंग फोर्क है उसकी आपको ना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेसिकली। अब यहां पे जो हमने ना पर सेकंड जो बीट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया वो वैल्यू आपके पास 3 आई है। तो जो दूसरा सोर्स एग्जिस्ट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज एग्जिस्ट करती है इस लिमिट के अंदर। जो हमने ये जो बीट की जो फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए उसको डेल्टा न्यू से आप एक्सप्रेस करते हो, इस रेंज में उसकी ना फ्रीक्वेंसी लाई करेगी।
जो पर सेकंड बीट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपना डेल्टा न्यू से एक्सप्रेस करते हो, उसकी वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ बीट, उसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो बी की जो फ्रीक्वेंसी है अगर आप उसकी बात करते हो, उसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। ए की फ्रीक्वेंसी में से ना जो बीट की फ्रीक्वेंसी है उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और ए की फ्रीक्वेंसी में ना बीट की फ्रीक्वेंसी को आपको ऐड करना पड़ेगा। जब ए की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको, 384 हर्ट्ज गिवन है, 384 माइनस में बीट की फ्रीक्वेंसी आपको कितनी गिवन है, 3, और ये आपको ना सेकंड सोर्स बी की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 384 प्लस 3, तो ये आपके पास वैल्यू आती है 381, और ये आ जाएगा 387। सो इस रेंज में उसकी ना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सो ये 381 और 387 ये आपका सेकंड ऑप्शन में गया हुआ है। सो इस तरीके से जो दो सोर्स ना वाइब्रेट कर रहे हैं उनके बीच में जो बीट का फॉर्मेशन होता है, तो आप अगर आपको एक सोर्स की फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप ना सेकंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हो। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, एक ना सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ को ना रब किया गया एक ग्लास की रोड के साथ, तो आपको ना कंसेक्यूटिव चार्ज की वैल्यू बतानी है, किस पे ना कौन सा चार्ज आएगा। जो बेसिकली ग्लास की रोड है वो ना पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी, क्योंकि उसके अंदर से क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उस केस में। बेसिकली किसी बॉडी पे चार्ज कब आता है, जब अगर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, प्रोटॉन की टर्म में क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ना रबिंग के दौरान जो मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स जब एक्ट करता है, बेसिकली जब रबिंग होती है तो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो जो क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ना लाइट मासिव पार्टिकल है, सो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है उस फ्रिक्शन के दौरान। सो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। अब इन्होंने कहा कि जो रोड है और जो क्लॉथ है दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दोनों पे नेगेटिव चार्ज आएगा ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी जो रोड है, हम अभी हमने बताया, और क्लॉथ है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। रोड बिकम पॉजिटिव चार्ज, क्लॉथ बिकम नेगेटिव चार्ज, दिस इज योर राइट ऑप्शन, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ना इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उस पर ना पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। क्योंकि ना ग्लास रोड ने ना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज, एक बल्ब है जिसका आपको ना रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, बल्ब का जो रेजिस्टेंस वो आपको कितना गिवन है, 10 ओम की वैल्यू गिवन है, वो एक ना इंडक्टर के साथ कनेक्ट है बेसिकली, यानी कि ये कैसा बन जाएगा, रेजिस्टेंस को अपना आर से एक्सप्रेस करते हो और जो इंडक्टर है उसको एल से एक्सप्रेस करते हो, तो ये एल आर सीरीज सर्किट बन जाएगा, और उस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू आपको एल गिवन है, वो सीरीज में कनेक्ट है, और सोर्स के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए, जो बल्ब है ना वो कितने वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा, 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ उसको कनेक्ट किया हुआ है। अब इन्होंने बोला कि जो फेस एंगल एग्जिस्ट करता है वोल्टेज और करंट के बीच में वह एग्जिस्ट करता है 45 रेडियन, यानी कि जो फेज एंगल फाई एग्जिस्ट करेगा उसकी वैल्यू होती है 45 रेडियन, यानी कि पाई डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि आपको ना रेडियन के अंदर मेंशन है ना, आपको ना इंडक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिकली अगर आप इसका ना सर्किट ड्रॉ करते हो, आपको ना जो इंडक्टर गिवन है, एक आपको इंडक्टर गिवन है, एक आपको ना रेजिस्टेंस गिवन है, और जो आपका ना सोर्स है वो क्या है, अल्टरनेटिंग सोर्स है। सोर्स की जो आपको ना फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वोल्टेज उसकी 100 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है 50 हर्ट्ज है। इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू एल है, जो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू 10 ओम है। अब इस केस में अगर आप बात करते हो रेजिस्टेंस के केस में, जो वोल्टेज और करंट है वो ना सेम फेज में लाई करते हैं, लेकिन इंडक्टर के केस में वोल्टेज ना करंट से लीड करता है पाई/2 के फेस एंगल से। इंडक्टर के केस में
वोल्टेज लीड करता है करंट से π/2 के फेस एंगल से, और रेजिस्टेंस में क्या होता है कि करंट और वोल्टेज सेम फेस में लाई करते हैं। सो ओवरऑल सर्किट के अंदर ना, क्योंकि वोल्टेज करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री से लीड कर रही है इंडक्टर में, सो ओवरऑल वोल्टेज करंट से लीड ही करेगी जब आप एक इंडक्टर को एक रेजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप ना इसका इफेक्टिव इंपीडेंस देखो, जिसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, उसको आप Z से रिप्रेजेंट करते हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है प्लस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है XL होल स्क्वायर, ये एग्जिस्ट करता है। XL की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू L। फर्दर यहां पे जो फेज एंगल फाई, उसका फॉर्मूला क्या एग्जिस्ट करता है, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू XL डिवाइडेड बाय R। अब फाई की वैल्यू आपको दे रखी है π/4, सो टेंजेंट π/4 की वैल्यू, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या है π/4, आप इसको लिख सकते हो पाई डिवाइडेड बाय 4, जिसकी वैल्यू होती है 1। सो जो XL है, यानी कि इंडक्टर कितना ओपोज ऑफर करेगा, वो बन जाएगा रेजिस्टेंस के इक्वल। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी 10 ओम। अब आपको फाइंड आउट करनी है इंडक्टेंस L की वैल्यू, आपको फाइंड आउट करनी है। XL का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ओमेगा इंटू L। ओमेगा इंटू L की वैल्यू आपको मिल गई है 10। इंडक्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए आपको ना 10 को ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से डिवाइड करना पड़ेगा। फर्दर ओमेगा का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू। अब ये जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये जो 50 हर्ट्स है, ये सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको न्यू की वैल्यू प्रोवाइड करेगी। आ जाएगा आपके पास 5 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई विद, यह आ जाएगा आपके पास 50। फर्दर अगर आप इंडक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, इंडक्टर की वैल्यू आपको मिलती है 1 डिवाइडेड बाय 10 पाई। जब आप इसको सोल्व करोगे आपको ये ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट ऑप्शन 0.0318 हेनरी, अगर आप इस वैल्यू को फर्दर सोल्व करते हो। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट में जो आपके पास है ना L और R सर्किट एग्जिस्ट करता है, LR सीरीज सर्किट, उसके कंसेप्ट पे बेस्ड है। उसमें फेस डिफरेंस का ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है और इंपीडेंस का ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है टोटल। नेक्स्ट वन इज, आपके पास ना जो सेकेंडरी सेल है, लीड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल है, वो कितने यूज किए हुए ना, 6 सेल यूज किए हुए हैं। और 6 के 6 सेल की जो ईएमएफ आपको मेंशन है वो ना 2 वोल्ट उनकी ईएमएफ गिवन है। और बेसिकली जैसे कि ना बैटरी बना रखी है, बैटरी बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है, और वहां पे आपको ना सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है 0.015 ओम। उनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और वो एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ना उनकी सप्लाई दी हुई है, बैटरी के साथ एसोसिएटेड एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस गिवन है। वैल्यू ऑफ करंट ड्रन फ्रॉम द सप्लाई, इस सप्लाई से ना कितना करंट ये लोड रेजिस्टेंस ना ड्रॉ करेगा बेसिकली। अगर आप देखो, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ना लोड रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस करें, जो कैपिटल R होता है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 8.5 ओम, और आपके पास ना ये जो बैटरी है जो ना 6 सेल का कॉम्बिनेशन है, 6 सेल का कॉम्बिनेशन ये बैटरी आपको गिवन है। अगर आप यहां पे ना बैटरी की टोटल ईएमएफ कैलकुलेट करोगे, वो बन जाएगा 6 टाइम्स ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ ऑफ 1 सेल। 6 टाइम्स एक सेल की ईएमएफ आपको दे रखी है 2 वोल्ट, तो बैटरी की टोटल ईएमएफ आपके पास बन जाएगी 12 वोल्ट। और मान लीजिए इस सर्किट में जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट पास किया वो है I एम्पियर, जो रेजिस्टेंस से क्रॉस करके और फाइनली बैटरी के नेगेटिव एंड तक चार्ज का मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल r है, बेसिकली ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा बैटरी का, वो क्या करेगा, नंबर ऑफ सेल इनटू इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल,
वो कितना हो जाएगा 0.015। ये सेल का ना इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा। अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हो आपको ये वैल्यू मिलती है यहां पे 0.09 ओहम के अंदर ये वैल्यू मिलती है। तो बैटरी इस एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस के साथ ना सीरीज में ही तो कनेक्ट है। सो जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा सर्किट का, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये वैल्यू कितनी बनती है? जो ये टोटल सेल का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है स्मॉल आर टी प्लस ये जो एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस है आर, इनको आपको सीरीज में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड हो जाती है। सो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का वो वैल्यू आपके पास बन जाएगी 0.09 प्लस और ये जो लोड रेजिस्टेंस है 8.5, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप इनको ऐड करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है? आपको वैल्यू मिलती है 8.59 ओम। अब आपको ना करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब करंट की वैल्यू के लिए सिंपली आप जैसे ओम्स लॉ अप्लाई करते हो, करंट का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा? अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। अप्लाइड वोल्टेज कितनी है? क्योंकि ये बैटरी है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। एक सेल की ईएमएफ को हमने नंबर ऑफ सेल से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 वोल्ट का हमारा जो बैटरी का इफेक्टिव वोल्टेज बन गया, और डिवाइडेड बाय जो टोटल आपका रेजिस्टेंस आया हुआ है 8.59। सो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इतने एम्पियर ऑफ करंट, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसमें आंसर फाइंड आउट करते हो, ये न्यूमरेटर में 1200 बन जाएगा, ये बन जाएगा 859, तो 1 पे अप्रोक्सीमेटली ये जाएगा। तो ये आपका ये जो थर्ड ऑप्शन है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर 1.2 एम्पियर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको यहां तक का कंटेंट समझ में आया होगा अच्छे से, जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, इसका आंसर ये आएगा, ये फोर्थ आएगा 1.40। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जो यहां पे करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.40 एम्पियर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये बेसिकली जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसमें हम जब एक बैटरी का फॉर्मेशन करते हैं सेल की हेल्प से, तो उनके ना जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उस कंसेप्ट पे ये बेस्ड है। नेक्स्ट वन इज, एक मेटल को क्रिस्टलाइज किया हुआ है 2 क्यूबिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, 2 क्यूबिक फेज के अंदर। एक तो है एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्योंकि ना ओवरऑल जो आपका क्रिस्टल है उसकी शेप तो ना क्या रहेगी, क्यूबिक शेप रहेगी। एफसीसी का क्या मतलब होता है, आप ये ध्यान रखना, किसी भी तरीके की कॉन्फ़िगरेशन हो जो कॉर्नर पे एटम होंगे ना वो तो मस्ट है सबके अंदर। ये आपने ध्यान रखना, चाहे एफसीसी है, चाहे सिंपल क्यूबिक है, या फिर बॉडी सेंटर है, कॉर्नर पे तो एटम हमेशा ही प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि तभी ना जो 3 डायमेंशन क्यूब है उसकी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। इन्होंने बोल रखा है एफसीसी और बीसीसी है। यहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं एफसीसी स्ट्रक्चर और यहां पे हम ड्रॉ करेंगे बीसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी स्ट्रक्चर में ना फेस के सेंटर पे एटम एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि यहां पे फेस के सेंटर पे एटम एग्जिस्ट कर रहा है इस तरीके से। अगर आपको ना नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एफसीसी के केस में बेसिकली जो कॉर्नर वाले एटम है उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और नंबर ऑफ एटम ऑन द कॉर्नर वो बन जाएगा 8 प्लस ये फेस। अगर इसको किसी दूसरे फेस के साथ अटैच करोगे तो फेस पे जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 और आपके पास बेसिकली अब जैसे इसका ना कॉर्नर 8 थे, 8 कॉर्नर थे, तो फेस के सेंटर पे जो एटम है आपके पास कितने बन जाएंगे? टोटल इसके कितने फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं? इसके ना 6 फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 1 + 3। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एफसीसी स्ट्रक्चर में आपके पास आ जाएंगे 4। ऐसे ही ना बॉडी सेंटर क्यूबिक में भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। बॉडी सेंटर क्यूबिक में जो आपके पास है ना डायग्राम बनता है, कुछ डायग्राम इस तरीके का बनेगा आपके पास। बॉडी सेंटर के केस में जो आपके पास डायग्राम बनता है
उसमें ना कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होंगे ही होंगे, साथ में ना बॉडी के सेंटर पे एटम प्रेजेंट रहेगा बेसिकली। अगर आप इसमें ना कॉर्नर पे तो एटम रहेंगे ही इसमें भी, क्योंकि वो तो मस्ट एक कंडीशन है, तभी एक क्यूब का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि बेसिकली उसकी बॉर्डर पे तो एटम रहने ही चाहिए। यहाँ पे ना बॉडी के सेंटर पे एटम एग्जिस्ट कर रहा है, ये इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बॉडी के सेंटर में एटम एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। अब इस केस में ना नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जो बीसीसी कॉन्फ़िगरेशन है, बीसीसी कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल अगर आप फाइंड आउट करते हो तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 नंबर ऑफ कॉर्नर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस बॉडी के सेंटर में जो एटम है वो तो पर्टिकुलर उस क्यूब के लिए ही एग्जिस्ट करेगा ना, वो किसी और क्यूब से शेयर तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऐड करोगे 1। सो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ये बन जाएगा 1 + 1 = 2। अब आपको ना इन दोनों की ना डेंसिटी की रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब डेंसिटी का ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, डेंसिटी का जो आपके पास है ना फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, मैं यहां लिखता हूं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जो हमने फेस सेंटर्ड क्यूब में फाइंड आउट किया है। ये आपके पास नंबर ऑफ एटम आया 4। तो यहां पे अगर मैं डेंसिटी को ना ρ1 से एक्सप्रेस करता हूं फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हमने यूज किया हुआ है इनटू में क्या है मास ऑफ द, किसका मास, इस स्ट्रक्चर का जो मास एग्जिस्ट करता है अवोगाद्रो नंबर Na, और मल्टीप्लाई इसकी ना साइड का क्यूब, जो इसकी ना साइड की वैल्यू गिवन है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इस केस में आपको 4 गिवन है, मास इन दोनों के लिए कांस्टेंट, उसको m से एक्सप्रेस कर लोगे। अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन का मास है, एक उसका ना जो बेसिकली मटेरियल है या नंबर ऑफ मोल है वो तो सेम रहेंगे, तो अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी दोनों के केस में, एज का क्यूब। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, एफसीसी के केस में एज की वैल्यू कितनी है 3.5, सो यहां पे आपको करना पड़ेगा 3.5 का क्यूब, और बीसीसी के लिए वो क्या दे रखी है 3 दे रखी है। सो इस तरीके से ये तो डेंसिटी एफसीसी के केस में आ जाएगी। और अगर आप ना ये डेंसिटी बीसीसी के केस में फाइंड आउट करते हो, बीसीसी के केस में करोगे n इंटू कैपिटल M, कई बार आपको ना n की जगह ना z सिंबल भी दिख सकता है फॉर्मूला के अंदर, वो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को एक्सप्रेस कर रहा है। डेनोमिनेटर में अवोगाद्रो नंबर वो बेसिकली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ना यहाँ पे जो कैपिटल N यूज किया हुआ है और यहाँ पे कैपिटल N के साथ A का प्रीफिक्स अवोगाद्रो नंबर के लिए यूज किया हुआ है, कई बार इनमें ना कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से कैपिटल N को ना Z से रिप्लेस आप कर सकते हो न्यूमिरेटर में, वो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को ही एक्सप्रेस करेगा। अब इस केस में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की वैल्यू 2 है, मास क्योंकि ना एक ही सबस्टांस के ना 2 क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया, मास की वैल्यू सेम है, अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना A का क्यूब, इस केस में एच की वैल्यू आपको रखी है 3, तो 3 का करना पड़ेगा क्यूब बेसिकली। अब आपने सिंपली क्या करना है, डेंसिटी 1 की रेशियो लेनी है डेंसिटी 2 से, और अगर आप इसको फाइंड आउट करते हो तो आपको ये वैल्यू मिलती है 1.25, इन दोनों डेंसिटी की रेशियो। ये आपने एक बार ट्राई कर लेना ये जो कैलकुलेशन है, क्योंकि इसके लिए जैसे कैलकुलेटर वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपने ये खुद से सोल्व कर लेना है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हालांकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है ये जो बीएससी की फिजिक्स से पूछ रखा है, और ऐसे क्वेश्चन आपको ना मास्टर्स लेवल में भी जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ते हो वहां पे भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये जैसे बीएससी में भी ना जो 6th सेमेस्टर में आता है आपके पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसमें जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला यूनिट है उसके अंदर ये डिस्कस करते हैं। पहले एक ना 12th क्लास की केमिस्ट्री में भी चैप्टर होता था ये सॉलिड स्टेट का, उसमें भी ये कंसेप्ट आता था, मतलब इसका बेस तो खैर उसमें आता ही था, खैर वो चैप्टर फिर डिलीट हो गया था उसमें से सिलेबस में से सीबीएसई के। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। देखिए जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो बेसिकली ग्राउंड के अंदर ना जैसे बिलियंस ऑफ ईयर लेटर, सॉरी बिलियन ऑफ ईयर एगो, लेटर तो आने वाले हो जाएंगे ना, यानी कि अरबों साल पहले जो धरती पे जितने भी वृक्ष थे, जो वनस्पति थी, वो सारे के सारे ग्राउंड के अंदर क्या हो जाएंगे, सबमर्ज हो गए थे। फिर उनका ना बेसिकली डिकम्पोजिशन आप बोल सकते हो, या उनका जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वहां से जो फ्यूल बना वो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी आप उनको बोलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, वहां से
जो कंसेप्ट आता है ये फोजल फ्यूल का कंसेप्ट आता है, जो गाड़ियों के अंदर यूज होते हैं, हाउस होल्ड सप्लाई में भी जो यूज होता है। इन्होंने बोला कि कौन सा फोजल फ्यूल की कैटेगरी में नहीं आता। नेचुरल गैस तो आती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी आते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, कोयल भी आता है बेसिकली, सिर्फ ये नहीं आता वुड। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि वुड किसी ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़ी बना है बेसिकली, वो तो एक सिंपली एक प्लांट की ग्रोथ से ही तो बना है। एक सीड से प्लांट बना, फिर उससे ट्री बना, वहां से लकड़ी बनी, है ना। सो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। फोर्थ वन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फ्लोइंग सोर्स गिव बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब देखिए मोनोक्रोमेटिक वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है। वैसे तो देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट का क्या मतलब होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट की जब आप बात करते हो, उसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज अगर आप डिस्कस करो, उसमें लाइट विद सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड सिंगल वेवलेंथ, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। सेकेंडली, मोनोक्रोमेटिक लाइट के केस में क्योंकि ना सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट के अगर आप ना कंपोनेंट्स ढूंढोगे, जैसे व्हाइट लाइट के ना 7 कलर कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट में आपको कंपोनेंट फिल्टर करना काफी टफ हो जाएगा। इसमें ना जैसे लेजर लाइट इसका एक बेस्ट ऑप्शन आता है मोनोक्रोमेटिक लाइट में, जो आइडियली जिसको आप मोनोक्रोमेटिक लाइट बोल सकते हो। हालांकि कई बार आपको जैसे ना सोडियम वेपर लैंप है या फिर मर्करी वेपर लैंप है, लेकिन अगर आप उनका ना जैसे प्रिज्म से डिस्पर्जन का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाते हो तो आपको ना मल्टीपल कलर्स होते हैं, ज्यादा तो नहीं लेकिन 2 से लेके 3 कलर आपको ऑब्जर्व होते हैं, यानी कि वो कंपोजिशन ऑफ कलर है बेसिकली। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट तो वो आइडियली नहीं हो सकता। लेजर लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट इस वजह से होती है क्योंकि लेजर लाइट क्या होती है बेसिकली, जो लेजर लाइट है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑर्डिनरी बल्ब तो हो ही नहीं सकता, ना एलईडी बल्ब हो सकता, ना ही मर्करी ट्यूब, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि मर्करी ट्यूब के अंदर ना कंबिनेशन ऑफ कलर ऑब्जर्व होते हैं आपको डिस्पर्जन के दौरान, कंबिनेशन ऑफ कलर क्या होता है, अपीयर होता है। लेजर लाइट के केस में आप क्या बोल सकते हो, एक तो क्या होती है ये ना यूनिडायरेक्शनल लाइट है, ये क्या है यूनिडायरेक्शनल है, सिंगल फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ है, ये लाइट है। और इसका जो डाइवर्जेंस होता है वो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल डाइवर्जेंस इसमें एग्जिस्ट करता है। सो लेजर लाइट क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये कुछ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट वन इज 2006 तक ना साइंस क्या मानती थी कि ना टोटल 9 प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, लेकिन अब 2000 के बाद 2006 के बाद ना सिर्फ 8 प्लैनेट को ही कंसीडर किया गया, जिनको क्या माना जाता है कि वो सोलर सिस्टम का पार्ट है बेसिकली। कितने 8 प्लैनेट को ही क्या कंसीडर किया गया। आउट ऑफ दीज प्लैनेट्स विच प्लैनेट इज नॉट ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम नाउ। एट प्रेजेंट सोलर सिस्टम का जो क्लब है वो 8 प्लैनेट का है, उसके मेंबर क्या है 8 प्लैनेट है, उसमें से कौन सा प्लैनेट एक्सक्लूड किया, जो पहले 9th नंबर पे हम कंसीडर करते थे। सो प्लूटो इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि ना जैसे एक प्लैनेट कब होगा उसके लिए ना साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बनाई और उससे एसोसिएटेड कुछ प्रॉपर्टीज बताई। तो उन प्रॉपर्टीज को जब प्लूटो की प्रॉपर्टी से मैच किया गया तो प्लूटो के पास वो प्रॉपर्टी नहीं होल्ड थी, बाकी प्लैनेट के पास होल्ड थी। जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी ये होती है कि प्लैनेट का ना एक नेचुरल सैटेलाइट एग्जिस्ट करना चाहिए, जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून एग्जिस्ट करता है, कुछ प्लैनेट के केस में मोर देन 1 सैटेलाइट भी एग्जिस्ट करते हैं। सो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पे प्लूटो को एक्सक्लूड कर दिया गया सोलर सिस्टम से। पहले 9 प्लैनेट थे, अब 8 प्लैनेट को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज
ये जो क्वेश्चन बेस्ड है ये ना प्रिज्म पे बेस्ड है, जो ऑप्टिक्स में आता है जब आप रे ऑप्टिक्स स्टडी करते हो। जो प्रिज्म का ना रिफ्रैक्टिव एंगल है, वो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव एंगल है ए गिवन है। इसको आप कई बार ना एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हो। ये होता है बेसिकली एंगल ऑफ प्रिज्म, इसकी वैल्यू है कैपिटल ए। और उसका प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं ना म्यू से एक्सप्रेस करूं तो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो आपको कितना गिवन है, कोट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2। ये प्रिज्म का एंगल इन्होंने मेंशन किया हुआ है। मैं प्रिज्म को ना यहां पे ड्रॉ करता हूं दोबारा। ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है कैपिटल ए, ये प्रिज्म का बेस है। अब इन्होंने क्या पूछ रखा वो चीज देखते हैं। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन का अगर आप एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको ना कितनी वैल्यू मिलती है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बेसिकली जब ना प्रिज्म पे ना लाइट इंसिडेंट होती है तो प्रिज्म के बाहर तो जैसे एयर मीडियम में लाइट है वो ना, और प्रिज्म का मीडियम होता है ग्लास का, तो लाइट ना रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब प्रिज्म के थ्रू आउट ना लाइट ना स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, उसके पाथ में कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। जब वो प्रिज्म के दूसरे फेस पे टकराएगी और उससे बाहर निकलने के लिए जाएगी तो दोबारा फिर मीडियम चेंज हो जाएगा, यानी कि वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। अगर लाइट ना डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या हो जाएगा, बेसिकली वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। सो ओवरऑल इनिशियल लाइट और फाइनल लाइट का जो पाथ के अंदर डिफरेंस होता है, अगर आप उनको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हो वहां पे आपको मिलता है एंगल ऑफ डेविएशन। अगर मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखाऊं, ये बेसिकली इंसिडेंट लाइट है। अगर इसका ना डेविएशन ना होता तो मैं सबसे पहले इसका एक्चुअल पाथ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। यानी कि अगर रिफ्रैक्शन होता ही नहीं तो ये ना ऐसे ना स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है लाइट। अगर हम ये मान के चलें कि एग्जैक्टली बिना मीडियम चेंज हुए ये ना स्ट्रेट लाइन में मूव करती है लाइट। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, जैसे ये ना प्रिज्म के अंदर एंटर की, ये यहाँ पे तो ना रेयर मीडियम है और यहाँ पे ना डेंसर मीडियम है, ये क्या करेगी ना नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी तो प्रिज्म के बेस के पैरेलल ये ट्रेवल करेगी। अब इसके बाद का सिनारियो क्या रहेगा, इसके बाद आपको ना यहाँ पे दोबारा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे, जैसे यहाँ पे भी परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में एंगल कंसीडर किया था। अब ये ना डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दोबारा जा रही है तो ये क्या करेगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। सो ये फाइनली आपकी ना एमरजेंट लाइट है। अगर आप ना एमरजेंट लाइट को ना बैकवर्ड प्रोसीड कर दो, अगर मतलब कि ये लाइट बिना बेंड हुए आती तो एक्चुअली में इसको यहां से ऐसे करके कुछ आना चाहिए था। सो जो लाइट ना बिना डेविएशन के स्टार्टिंग में ऐसे चली जाती और फाइनली जो लाइट बिना डेविएशन के आती, उनके बीच में जो एंगल बनता है ना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। सो दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, this is the angle of deviation which is traversed by the light when its refraction occur throughout the prism। refraction भी 2 times हुआ यहाँ पे, जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम एंटर किया, फर्दर डेंसर से वो रेयर मीडियम, डबल रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ बेसिकली। होप आपको ये समझ में आया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इन्होंने ना आपको एक वैल्यू दे दिया, कोट ए डिवाइडेड बाय 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, सबसे पहले मैं वो आपको बताना चाहता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रिज्म के केस में ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, उसका ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है साइन ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय 2, और टोटल को आपको डिवाइड करना पड़ेगा साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2। ये तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको कितनी दे दिया इन्होंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे दिया कोट ए डिवाइडेड बाय 2। यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, कोट ए डिवाइडेड बाय 2। अब आप ना जब कोट का अपना फॉर्मूला एक्सपेंड करोगे, कोट का फॉर्मूला एक्सपेंड करोगे, वो आपके पास बन जाएगा कोसाइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय कोस। क्या होता है कोस, सॉरी कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस डिवाइडेड बाय साइन, तो ये बन जाएगा कोस ए डिवाइडेड बाय 2, टोटल के डिवाइड में साइन ए डिवाइडेड बाय 2। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा मिनिमम डेविएशन यहां पे डेल्टा एम लिख लेना आप, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है ना ये,
एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम, डिवाइड में क्या मिलेगा आपको, साइन ए डिवाइडेड बाई 2। तो ये डेनोमिनेटर वाला साइन तो आप कैंसिल ही कर सकते हो। अब बेसिकली कोसाइन फंक्शन साइन फंक्शन के कब इक्वल हो सकता है, अपना कोसाइन फंक्शन को लिख दो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना तो उसका ना साइन चेंज होगा, और क्योंकि वो 90 का मल्टीप्लाई, इसलिए सिर्फ फंक्शन चेंज हो जाएगा। सो कोस ए डिवाइडेड बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, डेनोमिनेटर तो ये कैंसिल ही हो जाएगा आपस में, और ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाई 2। अब जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब आपके ये जो दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कब इक्वल होंगे, जब बेसिकली उन जिस एंगल पे उनको इवेल्युएट किया हुआ उनकी वैल्यू आपस में मैच होनी चाहिए। सो पाई बाई 2 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाई 2। हमारा टारगेट है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करना। सो ए बाई टू उधर जाके ऐड हो जाएगा, या फिर इधर लाके इसको आप घटा सकते हो। सो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की जो आपके पास वैल्यू आएगी फाइनली, अगर आप इसको सोल्व करो, अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू, ए को आप इधर लाके ऐड कर दोगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बन जाएगा पाई प्लस 2 टाइम्स ए। पाई को आप लिख सकते हो 180 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ द एंगल ए, वो क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, जो स्टार्टिंग में इन्होंने मेंशन किया था 180 डिग्री। अच्छा इधर आके ना ये एंगल ए सबट्रैक्ट होएगा, इसका साइन ना नेगेटिव होएगा ना कि पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ ए, और यहाँ पे भी 180 डिग्री माइनस में ट्वाइस ऑफ ए। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इस तरीके से आप ना ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने इसको स्पेशली डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप ना कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में। नेक्स्ट वन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कन्वेक्स लेंस की आपको ना सिचुएशन गिवन है। एक ना कन्वेक्स लेंस आपको गिवन है, वो क्या कर रहा है, रियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का, जो कि उसकी ना प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। अगर इन्होंने बोला कि जो लेंस का जो अपर हाफ है, अपर हाफ पे ना ब्लैक पेंट अगर कर दिया जाए तो तब क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, इमेज शिफ्ट होगी डाउनवर्ड या अपवर्ड, इमेज बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होगी, इंटेंसिटी इमेज की चेंज नहीं होगी, ये भी लिखा हुआ है। 3 क्वेश्चन तो ऑप्शन है जो इमेज की पोजीशन पे बेस्ड है, और एक ऑप्शन है इमेज की इंटेंसिटी पे बेस्ड है। अब अगर आप ना कन्वेक्स लेंस में इन्होंने बोला है कि उसका जो अपर हाफ है उसको क्या किया ना, ब्लैक पेंट किया। सबसे पहले तो अगर आप ना कन्वेक्स लेंस के केस में ना रिफ्रैक्शन से इमेज का फॉर्मेशन स्टडी करो। अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, बेसिकली ऑब्जेक्ट से ना लाइट लेंस पे टकराएगी, रिफ्रैक्शन के बाद ना कुछ ऐसे पास करेगी, एक फाइनली ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगी, तो ये जो 2 लाइट ना जहां पे मिलेंगी वहां पे क्या बनती है, इमेज का फॉर्मेशन होता है बेसिकली। अब अगर आप ना लेंस फॉर्मूला, अब इन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले मैं लेंस फॉर्मूला बताता हूं आपको। लेंस फॉर्मूला से आपको ना पोजीशन का आइडिया हो जाएगा, फिर हम उसकी इंटेंसिटी की बात करेंगे। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला आपको एक ना रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड पोजीशन ऑफ द इमेज के बीच में। लेंस फॉर्मूला को आप लिखना चाहो तो क्या बनता है, 1/v माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई f। अब आप देख रहे हो जो फोकल लेंथ है, अगर आप इसको ना हाफ ब्लैक पेंट कर दोगे, अपर हाफ में कर दोगे, मान लीजिए इन्होंने बोला कि अपर हाफ में ना इसको ना ब्लैक पेंट कर दिया गया बेसिकली, तो फिर भी ना इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्योंकि अगर आप ना यहां पे इसके सामने ना ऑब्जेक्ट रखते हो, सो ऑब्जेक्ट पे जो बेसिकली लाइट इसके ना प्रिंसिपल फोकस से तो क्रॉस करी जाएगी साथ में। आप ना यहां पे अगर यहां से अगर ना लाइट की बात करते हो, मान लीजिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया,
तो लाइट ना सिंपली यहां से एंटर करके ना ऐसे चली जाएगी। अपर हाफ, इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज पेंटेड ब्लैक, अपर हाफ पे ना ब्लैक पेंट कर दिया, कोई बात नहीं। अगर ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से रख दिया जाए और इसके ना अपर हाफ पे ना ब्लैक पेंट अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, सो जो ऑब्जेक्ट से ना इस पे ना लाइट फॉल करती है, एक तो ऐसे चली जाएगी और इसके ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करके तो इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इमेज के फॉर्मेशन में तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अब जो बेसिकली जो फाइनल इमेज की पोजीशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करती है। ये जो प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में होती है ये होता है यू, और जो फाइनली जहां पे ना इमेज बनती है वो हो जाएगा वी, और एफ इसकी फोकल लेंथ होती है बेसिकली। मैंने सिर्फ आपको ना इसलिए वजह से ये ना इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट रख के दिखाया ताकि भाई हम ना रेज का जो पाथ है उसको डिटेक्ट कर सके, अदरवाइज किसी ऑब्जेक्ट को इन्वर्टेड थोड़ी रखोगे आप लेंस के सामने। सो फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही पोजीशन ऑफ इमेज पे फर्क पड़ेगा। तो अगर आप ओवरऑल देखो सो इसका ये ऑप्शन है जो उसकी इमेज है उसके अंदर कोई शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि जो V की डिपेंडेंसी है ना यानी कि इमेज की डिपेंडेंसी वो एक तो ना पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। इसको हाफ ब्लैक पेंट करने से ना तो ना फोकल लेंथ डिस्टर्ब होगी लेंस की, ना ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई डिस्टर्बेंस आएगी। हालांकि जो फाइनल इमेज की इंटेंसिटी है वो ना 50% रिड्यूस हो जाएगी। जो उन्होंने ये फोर्थ ऑप्शन में इंटेंसिटी वर्ड मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे तो खैर लिखा हुआ है कि इंटेंसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि इंटेंसिटी एग्जैक्टली 50% रह जाएगी। अगर आप इसको लिखो पोजीशन ऑफ इमेज does not alter but intensity reduces to half। इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, एग्जैक्टली हाफ बन जाएगी, क्योंकि हाफ ऑफ द लेंस को हमने कवर किया हुआ है। सो यहां पे हमारा 2019 का टीजीटी साइंस का फिजिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आपने बड़े पेशेंस से ये क्लास अटेंड करनी है। इन न्यूमेरिकल की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। फर्दर इनसे जुड़े हुए जो आपने कंसेप्ट आज समझे हैं उसके बेसिस पे आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इनिशियली जब आप फिजिक्स में कंसेप्ट बिल्डिंग करते हो तो आपको ना क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी पे भी ध्यान देना पड़ता है। फिर आपके जैसे कमांड बढ़ती है फिर आप ना क्वालिटी क्वेश्चन पे ही फोकस कीजिए, लेकिन इनिशियली आपको ना नंबर ऑफ क्वेश्चन पे मेहनत करनी पड़ेगी। और स्पेशली जो मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ। फर्दर हमने प्ले स्टोर पे हमारी जो ऐप है एम्पायर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स के नाम से, वहाँ पे टीजीटी साइंस का जो फिजिक्स सेक्शन है उसका कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। वो स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट को जो बीएससी मेडिकल करते हैं उनको ध्यान में रख के बनाया हुआ है। तो आपको अगर हमारा ये कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और टीजीटी साइंस का जो फिजिक्स सेक्शन है उसको आप कवर कर सकते हो। उसमें आपको ना थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल पार्ट की भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उसकी डीपली एनालिसिस की जाएगी, प्रीवियस ईयर सोल्यूशन डिस्कस किए जाएंगे और साथ साथ प्रैक्टिस सेट की भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सो आज की हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।